नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जिन विषयों पर चर्चा हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। पिछले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के संबंध में थोड़ी सी भूमिका पर चर्चा किया था, ठीक है ना, कि जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा आपको दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का उल्लेख जो है किस भाग में था, उसके लिए अनुच्छेद कौन कौन से थे, ठीक है ना, और वो शब्दावली कहाँ से ली गई थी, बाकायदा आपको हमने बताया था, ठीक है ना। आज देखते हैं कि मूल अधिकार का वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो मूल अधिकार इसे आप भाग 2 के नाम से जानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब एक ही दिन तो वो पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हो सकता। तो मूल अधिकार को हमने एक तरह से भाग में विभाजित करके बताया। तो एक पार्ट 1 था, ये पार्ट दूसरा है, मूल अधिकार पार्ट दूसरा। तो मूल अधिकार के जो मूल अधिकार हैं उनके वर्गीकरण के संबंध में देखते हैं कि इनके वर्गीकरण जो है कैसे किए गए हैं। तो हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं, 6 हमने बताया था। एक और था संपत्ति का अधिकार, जिसे जो मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ठीक है ना। पहले 7 था, अब 6 है। तो देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा संपत्ति का अधिकार कैसे निकाला गया, उसके लिए कौन से अनुच्छेद स्थापित किए गए संविधान में। तो इसके संबंध में आगे चर्चा करूंगा। आज देखते हैं मूल अधिकारों के वर्गीकरण के संबंध में पहला जो मौलिक अधिकार आपका है, कौन सा मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सीरियसली आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए, समता का अधिकार जो है, समता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, यानी कि 14 से 18 के बीच में आपका क्या है, समता का अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो आप समता कहिए या समानता का अधिकार, इस तरह से भी आ जाता है कभी कभी। तो समता का अधिकार अनुच्छेद ये पहला है, ठीक है ना। अच्छा, मौलिक अधिकार के संबंध में, मौलिक अधिकार के वर्गीकरण के संबंध में आप जब भी इसको देखेंगे तो आप एक क्रमबद्ध रूप से ही इसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्रम से भी एग्जाम में आ जाता है। तो जैसे आपको मैंने बताया, पहला 3-3 का एक सर्किल बनाइए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, है ना, एक सिस्टम बना लीजिए। जैसे अब याद करने का या एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। समानता, ठीक है ना, या समता, समता, स्वतंत्रता, शोषण, तीनों शोषण से ही हैं, ठीक है ना। और एक सर्किल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कैसे आप इसको और आगे की तरफ कैसे ले जाएंगे, तो धर्म, संस्कृति और संवैधानिक। तो आप आगे विस्तार कर लीजिएगा। एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कैसे आपको इसके क्रम को कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि जो समानता का अधिकार है या समता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में इसका वर्गीकरण किया गया है। मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो बातें हैं, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, तो 2 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। समता के अधिकार में भी कुछ बातें हैं। अनुच्छेद जो 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, है ना। विधि के समक्ष समानता, ये कह रहा है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। यह बातें अलग हैं और यह बातें अलग हैं। विधि के समक्ष समानता,
विधि के समक्ष समानता, यह पदावली जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता की जो बातें हैं, यह बातें अलग हैं, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो विधियों के समान संरक्षण के अधिकार की बात करता है, यानी कि कानून का समान संरक्षण, इसे कहेंगे कानून के समान संरक्षण, विधियों कहिए या कानून कहिए, तो यह शब्दावली कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए दोनों शब्दावली अलग हैं। समता के अधिकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 14, केवल अनुच्छेद 14 में बता रहा हूँ, अनुच्छेद 14 को बता रहा हूँ। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। विधि के समक्ष समानता, है ना, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है। तो समानता यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया शब्दावली है। और कानून के समान संरक्षण का अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है, ठीक है ना। और विधियों के समान संरक्षण यानी कि कानून लागू होने की बात कह रहा है कि इस पदावली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, मैंने बताया। इस पदावली को संविधान के समाविष्ट कर राज्य पर यह निर्बंधन अधिरोपित किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जो विधियों के समान संरक्षण की बात कह रहा है, तो समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्तियों को कानून के समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से जो बातें हैं दोनों बातें अलग हैं। तो समानता के अधिकार या समता के अधिकार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण, ठीक ना। ये समानता है और ये संरक्षण है, ठीक है ना। ये लागू करने की बात है, यह लागू कराने की बात है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ब्रिटेन के संविधान से समानता है और संरक्षण की जो बातें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह बातें हैं। अब देखेंगे इसी के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं, तो यह अनुच्छेद 14 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग है या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग का हो, जन्म स्थान के आधार पर उसे विभेद से प्रतिषेध किया जाएगा। तो इस तरह की जो बातें कही गई हैं अनुच्छेद 15 में, तो स्वाभाविक है कि जो बातें अनुच्छेद 15 में की गई हैं, इसका मुख्य रूप से कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है किसी धर्म का हो, है ना, किसी मूल वंश का हो, किसी लिंग का हो तो या जाति का हो, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ यानी विभेद से प्रतिषेध किया जाएगा। यह क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, ठीक है ना। इसी में आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 क्या कहता है? कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की जो बातें हैं, तो जैसे संघ की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हाँ, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है या निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान है जिसमें नौकरी आदि की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो जो मुख्य रूप से नियुक्ति के संबंध में जो नियोजन किए गए हैं, तो संघ की नियोजन हो, नियुक्ति के संबंध में हो या राज्य के नियोजन हो, तो उसमें सभी व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। तो यह अनुच्छेद 16 इसके लिए वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 16 जो हो गया लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कह रहा है, ठीक है ना।
तो लोक नियोजन चाहे संघ का हो या राज्य का हो, यदि अवसर की समानता है, ठीक है ना, तो जैसे नियुक्तियों आदि में अवसर की समानता प्रदान की जाती है, वह इसी बात को इंगित करता है। ठीक है, अगला देखेंगे समता के अधिकार में अनुच्छेद कौन सा देखेंगे, अनुच्छेद 17 देखेंगे, है ना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, मुख्य रूप से अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है, ठीक है ना। भारत में छुआछूत जैसे या अस्पृश्यता को कानूनी रूप से वैध किया गया है ना, यानी कि प्रतिबंध कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, वंश का हो, ठीक है ना, उसके साथ जो है यानी कि छुआछूत का भेद किया गया है, यानी छुआछूत न अपनाने की बात कही गई है ना, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो यह क्या कहता है, अनुच्छेद 17, ठीक है ना। सभी जो अनुच्छेद हैं, हाँ, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत का तात्पर्य क्या है कि जैसे इसके अंतर्गत जो उपाधियों का अंत किया गया है, इसके अंतर्गत जैसे राज्य, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि आप जो है सेना से संबंधित या विद्या से संबंधित जो उपाधि है आप दे सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाधि आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। इस तरह से प्रतिबंध किया गया है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा कि जब तक भारत सरकार उसकी अनुमति न दे दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश समय में इस तरह की व्यवस्था थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारतीयों को इस तरह उपाधि दे करके भी शोषण किया करती थी। तो इस तरह से क्या है, कानूनन यह जुर्म कर दिया गया है। हाँ, कुछ जैसे जो संविधान में जो सैनिक उपाधियां हैं या सैनिक सेवा में जो कार्यरत हैं, जैसे मान लीजिए परमवीर चक्र है या महावीर चक्र है, वीर चक्र है, शोक चक्र है, इस तरह से दिए जाते हैं सम्मान पुरस्कार, इस तरह से दिए जाते हैं। भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है ना, पद्मश्री, ये सभी दिए जाते हैं। तो ये क्या है कि उपाधियों के अंत की बात कह रहा है कि जब तक राज्य उसकी अनुमति न दे दे, ठीक है ना, तब तक जो है आप किसी प्रकार की उपाधि, विद्या और सेना की उपाधि छोड़ करके नहीं ले सकते। तो इस तरह से क्या है, यह समता के अधिकार की संपूर्ण व्याख्या है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि जो समानता का अधिकार है, समता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 14 से लेकर के 18 के बीच में इसका वर्णन है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है, किसका, समता के अधिकार का। तो इस तरह से बराबर क्वेश्चन आता रहता है। तो इसी के साथ जो है, इसी क्रम में जो है उसी क्रम में देखते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में। अभी पहला हमने बताया समानता का अधिकार, ठीक है ना। तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार की बातें हमने कहा। जो अनुच्छेद 14 था वह था विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। दो बातें थी। एक को हमने बताया कि जो समानता की बात है वो ब्रिटेन के संविधान से, जो संरक्षण की बात है वो कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता, व्यक्ति विधि या कानून के समक्ष समान है, और समान संरक्षण यानी किसी के साथ भेदभाव भी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, ये दोनों बातें अलग हैं। उसी क्रम में मैंने बताया भी था कि अनुच्छेद जो 15 था तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध था। अगला जो था अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात थी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत था, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत था, ठीक है ना। तो ये बातें अभी अब मैंने डिफिनेशन करके बताया। उसी कड़ी में अगला जो मूल अधिकार है वह है क्रमानुसार, वह है स्वतंत्रता का अनुसार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है, मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्ति को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, तो स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में वर्णित किया गया है।
यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार को डिफिनेशन किया गया है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है। कह रहा है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है ना, कुछ अधिकारों आदि का संरक्षण, यानी कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक, देखिए वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सी सारी स्वतंत्रताएं आती हैं, ठीक है ना। जो वाक स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 19 कहता है। तो वाक स्वतंत्रता जो थी यह मुख्य रूप से, यानी कि चाहे वाक कहिए चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहिए या बोलने की स्वतंत्रता, कभी कभी यह शब्दावली भी बदल के प्रश्न आता है। यहाँ वाक की जगह वाक भी दे देता है, या अभिव्यक्ति भी दे देता है, या बोलने की भी दे देता है, इस तरह से तो पर्यायवाची शब्द हैं। तो वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क कहिए या 19(1) कहिए या 19(a) कहिए, ठीक है, इस तरह की जो स्वतंत्रता दी गई है वह वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता आती है, ठीक है ना। तो वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता जो आती है यह मुख्य रूप से सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं जारी होती हैं या जो दैनिक समाचार पत्र जारी होते हैं, है ना, तो ये क्या है, यह सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता दी गई है। सूचना को प्रकाशित करने की भी स्वतंत्रता दी गई है ना, उसे आप रोक नहीं सकते। और साथ ही साथ प्रकाशन सामग्री के प्रचार विक्रय या प्रचार प्रसार या विक्रय की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये बातें जो है वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती हैं। हाँ, लेकिन एक बातें हैं, एक शर्त है, लेकिन जैसे विज्ञापन तथा सिनेमा को प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं माना जाता। दो बातें हैं, वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता में सब कुछ तो है, लेकिन विज्ञापन हो तथा या सिनेमा का जो होते हैं दिखाए जाते हैं, यह प्रेस की स्वतंत्रता से इसे बाहर रखा गया है, ठीक है ना। जैसे विज्ञापन जारी करने की बात जो आती है, विज्ञापन जारी करना या सिनेमा देखना दिखाना, यह प्रेस की स्वतंत्रता से बाहर इस विषय को रखा गया है। तो ये क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। और क्या क्या आता है वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो ये बहुत विस्तृत विषय है वाक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत और क्या आता है, शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता है, ठीक ना। जैसे सार्वजनिक जुलूस निकालना, सम्मेलन बुलाना, यह भी जो आता है यह भी वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत या व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भी आता है। इसके लिए जैसे केवल वाक स्वतंत्रता की बातें कही गई है, तो वाक स्वतंत्रता की जो बातें कही गई हैं वह किसमें है, अनुच्छेद 19(a) या क कहिए 19(1) क, ठीक है ना। यह केवल वाक स्वतंत्रता की बात कहता है। इसी के साथ साथ शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है वह किसमें है, वह किसमें है, 19(1) ख में दिया गया है, ठीक है ना, 19(1) ख में है, यानी कि शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता दी गई है। वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत अगली स्वतंत्रता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हाँ देखिए, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 1 ग में दिया गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 1 क, अनुच्छेद 1 ख, अनुच्छेद 1 ग, तो क बताया कि केवल वाक स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहता है। अनुच्छेद 19(1) ख जो है यह शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन करने की बात कहता है। 19(1) ग की जो बातें आती हैं संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो चूंकि संसदीय प्रजातंत्र है, यहाँ आप इस तरह से जैसे बना सकते हैं राजनीतिक दल का गठन जो किया गया है, तो श्रम संगठन हो या मजदूर संगठन हो, बहुत सारे इस तरह से संघ या हाँ, लेकिन यह है कि संघ बनाने के अंतर्गत दो बातें हैं, वेश्याओं या सैनिकों को संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। जैसे सेना जो है आपके यहाँ ये संघ नहीं बना सकती, तो इस तरह से उनको इसमें नहीं रखा गया है। इसके साथ साथ जो स्वतंत्रता दी गई है वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत और क्या आता है, अनुच्छेद 19(1) घ है ना, 19(1) घ में क्या दिया गया है, 19(1) घ कहता है कि भारत में सर्वत्र स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता है, यानी कि भ्रमण करना भी आपको वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक है ना। तो
भारत में सर्वत्र या किसी भी स्थान पे आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम टहल सकते हैं। यह जो है वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ये भाग हैं उसके। तो स्वतंत्रता पूर्वक भारत के किन्हीं भी स्थान पे स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और क्या क्या है, वाक स्वतंत्रता की अगली आर्टिकल जो होगी 19(1) अंगा, है ना। 19(1) अंगा क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो आप कहीं भारत में कहीं भी जमीन ले सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ये सारी शब्दावलियाँ इसके संबंध में हैं। तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की जो स्वतंत्रता है यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) अंगा में दिया गया है। 19(1) अंगा में दिया गया है। तो ये भी वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। इसके साथ साथ वाक स्वतंत्रता में और क्या उसे विभाजित किया गया है, अनुच्छेद 1(6), है ना, अनुच्छेद 19(1)(6), ठीक है। 19(1)(6) क्या कहता है, 19(1)(6) कहता है कि वित्तीय हो या उपजीविका हो, व्यापार हो, कारोबार हो, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। तो आपको कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कारोबार करने की स्वतंत्रता या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता आपको भारत में कहीं भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है दिए गए हैं। तो वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं समाहित की गई हैं या शामिल की गई हैं। वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिसे आप कई वर्गों में विभाजित किए हैं। 19(1) से लेकर के 19(1) तक, है ना, 6 तक, यानी कि वाक स्वतंत्रता में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं, ठीक है ना। एक एक आर्टिकल उसकी अलग अलग बनाई गई है। केवल वाक स्वतंत्रता पूछता है तो 19(1) क कहिए, पहला अक्षर होगा, क कहिए, ए कहिए, अ कहिए, इसके लिए जो है वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत समाहित किया गया है। हाँ, अगला देखते हैं। सबसे और महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाक स्वतंत्रता ही एक ऐसा स्वतंत्रता है, यानी कि अनुच्छेद 19 यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है। भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में पूछता रहता है कि अनुच्छेद 19 जिसे आप वाक स्वतंत्रता कहते हैं, यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जिसे लागू किया जाता है संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी जो घोषित होती है, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित होती है। इसमें यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता आपकी स्वतः छिन जाती है ना। तो ये बराबर प्रश्न कंपटीशन में आता है, पूछता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। तो कौन स्वतः निलंबित हो जाता है, अनुच्छेद 19, बोलने की स्वतंत्रता स्वतः छिन जाती है। आगे की तरफ चलेंगे तो दिया है, अगला दिया है अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, है ना। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की जो बातें कही गई हैं, मुख्य रूप से भारत का कोई भी नागरिक हो, है ना, जो उसे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, यदि वह संविधान का इस तरह से उल्लंघन करता है ना, तो उसके दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बातें जो है यह संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसे ऐसे विधि का उल्लंघन न किया हो, उस समय तक प्रवर्तन में ना हो। यानी कि यदि उसने विधि का उल्लंघन न किया हो तो अब तक वो उसे क्या है, उसे अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण माना जाएगा। इस तरह की भी बातें गई हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसके अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जो उस अपराध के लिए विधि द्वारा विहित न हो। यानी कि आप जैसे कानून में या विधि में जो व्यवस्थाएं हैं उससे अधिक आप दंड भी नहीं दे सकते, है ना। इस तरह की बातें रखी गई। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार
से अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता। ये भी बातें जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बातें हैं। और क्या है, किसी व्यक्ति के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस तरह की बातें जो हैं ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के से अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 20 में वर्णित किया गया है। और क्या किया गया है, अनुच्छेद 21 को देखते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो बातें शामिल की गई जाती हैं उसके अंतर्गत जैसे विदेश में जाने या विदेश में भ्रमण की स्वतंत्रता ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। और क्या दिया है, त्वरित अन्वेषण या विचारण का अधिकार भी दिया गया है, निःशुल्क एवं विधिक सहायता का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें जो हैं यह क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है अनुच्छेद 21 कहता है ना। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, इसको भी देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि अनुच्छेद 20 और 21, अभी मैं राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कर रहा था तो बताया कि अनुच्छेद 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 यह देश किसी भी संकट में हो कभी निरस्त नहीं हो सकता, न होता है। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 और 21 यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता। यानी कि कह रहा है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण या अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, पहली बात। दूसरी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दो ऐसे अनुच्छेद हैं 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते, ठीक है ना। ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। तो कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी की जाती है तो उसके निरोध से संरक्षण किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, जैसे जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे तुरंत उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे बातें कोई भी हो, कारण कोई भी हो, जानकारी उसको होना चाहिए किस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। और क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे इच्छा के अनुसार अधिवक्ता से विचार विमर्श करने की भी स्वतंत्रता आपको दी गई है ना। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बातें कही गई हैं। और क्या हो सकता है, और क्या, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। तो जैसे 24 घंटे के अंतर जो आने जाने का होता है, रास्ते में जो टाइम होता है वो 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है ना। लेकिन उक्त अधिकार उन व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है जो शत्रु देश के नागरिक रहे हो। यह जो बातें दिए गए हैं, तो यदि कोई शत्रु देश का नागरिक रहा हो तो उसको क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार नहीं प्राप्त हो है। तो यह क्या है, यह 3 बातें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो हमने पहला जो बताया था समता का अधिकार, दूसरा बताया स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तो इसके विषय में जो प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं उसके विषय में भी मैंने चर्चा किया था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि मूल अधिकार को कई भागों में करके विभाजित करके ही मैं पढ़ाऊँगा उसको, ठीक है ना। तो ये मूल अधिकार का जो है ये भाग 2 के नाम से रहेगा। तो मूल अधिकार के वर्गीकरण में भाग 2 होगा, ठीक है ना। उसमें एक ही होगा समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर आगे की तरफ जब क्लास बढ़ेगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पे चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो फिर आगे की क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के कारण डाउनलोड होने में समस्या होती है, इसलिए बहुत लंबी नहीं वीडियो ले चल रहे हैं। तो क्लास कैसा आपको लगा, ठीक है ना। क्लास कैसा लगा इसको बताइएगा। हाँ, वीडियो को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।